चलती बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। अब यात्री आगे की ओर झुक जाता है तो देखिए, चलते हैं पढ़ते हैं क्या है इसका। जब बस चल रही होती है तब यात्री का शरीर भी गति की अवस्था में होता है। अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन शरीर अपनी गति बनाए रखना चाहता है। इस गुण को जड़त कहा जाता है। जड़त का नियम भी यही है। पैर बस के साथ रुक जाते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग आगे बढ़ते रहता है। इसी कारण यात्री आगे की ओर झुक जाता है। अगला सवाल है हम लोग का, साइकिल चलाते समय पैडल मारना बंद करने पर साइकिल कुछ दूरी तक क्यों चलते रहती है? तो इसका सही जवाब है, साइकिल चलने की अवस्था में होती है, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा होती है। पैडल मारना बंद करने पर साइकिल अपनी गति बनाए रखना चाहती है। यह भी जड़त्व का ही उदाहरण है। हवा का प्रतिरोध और घर्षण धीरे धीरे गति को कम करता है, इसलिए साइकिल कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। अगला सवाल है, गीली सड़क पर वाहन अधिक फिसलते हैं, क्यों? तो गीली सड़क पर टायर और सड़क के बीच पानी की पतली परत बन जाती है। अब देखिए, ये सड़क है, ये मान लीजिए सड़क है, और ये है आपको गाड़ी। गाड़ी के टायर में ग्रिप बना हुआ होता है, छोटा छोटा करके ग्रिप रहता है, और ये ग्रिप जो है ये रोड को पकड़ लेता है। लेकिन बरसात के समय में क्या होता है, इस सड़क पे पानी आ जाता है, तो टायर का ग्रिप और सड़क दोनों को आपस में बढ़िया से पकड़ नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि गाड़ी फिसलने लगती है। तो वही बात लिखा हुआ, गीली सड़क पर टायर और सड़क के बीच पानी की एक पतली परत बन जाती है। इस परत के कारण दोनों के बीच घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण कम होने से टायर सड़क को ठीक से पकड़ नहीं पाता, इसी कारण से गाड़ी फिसल जाता है। इसी वजह से वाहन संतुलन खो देता है। बारिश में वाहन धीरे चलाना चाहिए इसी कारण से। अगला सवाल है हम लोग का, कार और बस के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? चौड़े टायर सड़क के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। संपर्क क्षेत्र बढ़ने से घर्षण भी बढ़ जाता है। अब ट्रक जो है, ट्रक बड़ा गाड़ी होता है, तो उसके लिए टायर भी बड़ा इसलिए चाहिए क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है और उसको कंट्रोल में भी रखना है। तो सड़क के साथ जो टायर ज़्यादा कंट्रोल में होगा, वो गाड़ी उतनी ज़्यादा कंट्रोल में होगी। तो ट्रक का जो टायर होता है बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, जबकि कार की टायर जो है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटा भी होता है, साथ में उसका चौड़ाई भी बहुत कम होता है। और यहाँ पे घर्षण बल तो लगता है, दोनों में घर्षण बल लगता है, लेकिन ये ज़्यादा पकड़ बनाता है सड़क के साथ, और ये कम पकड़ बना के आगे बढ़ जाती है। तो वही लिखा है, चौड़े टायर सड़क के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देता है, ये ट्रक वाला। संपर्क क्षेत्र बढ़ने से घर्षण भी बढ़ जाता है। अभी जैसा कि बताया आपको कि इसमें जो है घर्षण भी इसमें बढ़ जाएगा, घर्षण इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, लेकिन ये ज़्यादा जो है सड़क को लिया हुआ है, इसी कारण से ये इसमें ज़्यादा घर्षण हो जाएगा। अधिक घर्षण से वाहन सड़क पर अच्छी पकड़ बनाता है, इससे फिसलने की संभावना कम हो जाती है। इसी कारण भारी वाहनों के में टायर चौड़े लगाए जाते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, रेल की पटरियां समय के साथ चमकदार हो जाती हैं। तो रेल के पहिए और पटरियों के बीच लगातार घर्षण होते रहता है। इस घर्षण से पटरी की ऊपरी सतह घिस जाती है। घिसने से खुरदुरी सतह चिकनी हो जाती है, और चिकनी सतह पर प्रकाश अधिक परावर्तित होती है। इसी कारण पटरियां चमकदार दिखने लगती हैं। अगला सवाल है हम लोग का, चढ़ाई चढ़ना उतराई की तुलना में अधिक कठिन होता है। तो अब देखिए इसका क्या है, मतलब चढ़ना जो है वो भारी होता है और उतरना जो है वो आसान होता है। तो चढ़ाई चढ़ते समय हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि नीचे से आपको छत पे जाना है, तो छत पे जाने के लिए आप सीढ़ी पर चढ़िएगा, तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण तो धरती की तरफ लगेगा, नीचे लगेगा, लेकिन आप इसके विरुद्ध जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ये मुश्किल लगेगा। इसमें अधिक ऊर्जा की हानि होती है। उतरते समय गुरुत्वाकर्षण बल हमारी सहायता करता है। अब यहाँ से तो हमको गुरुत्वाकर्षण बल, छत पर से भी हमको गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, तो इसी कारण से उतरते समय हमें गुरुत्वाकर्षण बल सहायता करता है। इसलिए उतरने में कम ऊर्जा लगती है और चढ़ाई करने में अधिक ऊर्जा लगती है। चलिए अगला सवाल हम लोग का, प्रश्न नंबर 7 है, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में ऊर्जा होती है या नहीं? अब देखिए इसको पढ़ते हैं। हाँ, चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति भी गति में होता है। अब कार चल रही है,
कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो ये भी चलेगा, कार के साथ ही चलेगा। अभी ऊपर बताएं कि ब्रेक लगने पर झटका लगता है बस में, तो वही है। चलती कार में बैठा व्यक्ति भी गति में होता है, गति में होने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा कभी कि कार में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है, तो वो गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा वस्तु की गति पर निर्भर करती है। गाड़ी जितनी तेज होगी ऊर्जा उतनी अधिक होगी, इसलिए व्यक्ति स्थिर न होकर ऊर्जा से युक्त होता है। अगला सवाल हम लोग का, स्प्रिंग या रबर को दबाने पर ऊर्जा कहाँ जाती है? तो स्प्रिंग या रबर को दबाने पर ऊर्जा कहाँ जाती है? जब स्प्रिंग या रबर को दबाया जाता है तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाता है। वैसे तो स्प्रिंग बड़ा होता है, इसको दबा के आप इतना ठोकर दिए हैं, तो जब ही आप स्प्रिंग को दबाए हुए हैं तो उस समय तक तो ठीक है, लेकिन जब ही इसको आप छोड़िएगा तो ये स्थिर रहेगी। लेकिन जब ही आप इस स्प्रिंग का जो है इसमें से नोक निकाल दीजिएगा तब ये स्प्रिंग जो है फिर से ये यहाँ तक आके फिर यहाँ अपना जगह पे फिर ये स्थिर हो जाएगी। जब स्प्रिंग या रबर को दबाया जाता है तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाता है, यानी कि इतना दूर में ये ऊर्जा जो इतना बड़ा था वो इसको छोटा कर लिया गया है। यह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये ऊर्जा चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसी को कहते हैं। दबाव हटाने पर यही ऊर्जा गति में बदल जाती है। जब प्रेशर इसमें से हटेगा तो वो गति में आ जाएगी, इसी कारण स्प्रिंग वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। यह दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। ये जितना देर यहाँ स्थिर रहेगी ये ऊर्जा को संरक्षित की हुई है। अगला सवाल है हम लोग का, गर्म चाय में रखा चम्मच कुछ समय बाद गर्म हो जाता है, क्यों? तो इसका सही जवाब है कि चाय का तापमान चम्मच से अधिक होता है। सही बात है कि चम्मच जो होगा वो चम्मच तो अभी गवे किया है चाय में, तो चाय का जो है टेम्परेचर वो चम्मच से तो ज़्यादा ही होगा। उष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है। तो उष्मा जो टेम्परेचर जो है, अब चाय का कप यहाँ है तो इससे जो है ट्रांसफर होके वो चम्मच में चले जाएगी। यह उष्मा चम्मच में चालन कंडक्शन का द्वारा पहुंचती है। धातु उष्मा की अच्छी चालक होती है, इसी कारण चम्मच गर्म हो जाता है। अगला सवाल है हम लोग का प्रश्न नंबर 10, सर्दियों में लोहे की चीज लकड़ी से अधिक ठंडी होती है, क्यों? लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, टेम्परेचर का अच्छा चालक होता है लोहा। ये सभी जानते हैं। यह हमारे शरीर में उष्मा को तेजी से बाहर ले जाता है। लकड़ी उष्मा की खराब चालक होती है, इसलिए लकड़ी शरीर की उष्मा जल्दी नहीं ले जाती, इसी कारण लोहा अधिक ठंडा महसूस होता है। अगला सवाल है हम लोग का, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर में भाप नहीं बाहर निकल पाती है। भाप जो बनती है अंदर में वो बाहर नहीं निकल पाती है। भाप जमा होने से कुकर के अंदर दाब बढ़ जाता है, प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, तो पानी का बॉइलिंग जो है वो भी बढ़ जाता है। उच्च टेम्परेचर पर खाना जल्दी पकता है, यानी कि जो भाप बना है, तो आपको ये पता होगा कि अगर जो है पानी उबालिएगा तो पानी जितना गर्म नहीं होगा उससे ज़्यादा गर्म उसका भाप होता है। तो यहाँ पे क्या प्रेशर कुकर में क्या नियम लग रहा है कि भाप को भी अंदर पैक करके रखा जा रहा है। तो ये जो भाप बन के गया ये भी उसमें गर्म है और नीचे से टेम्परेचर तो हीट तो जा ही रहा है, तो इससे उच्च तापमान पर खाना जल्दी पकने लगेगा। इसी कारण समय और ईंधन दोनों की बचत होती है कुकर में। अगला सवाल है हम लोग का, थर्मस में रखा गर्म दूध देर तक गर्म रहता है। थर्मस की दीवारें दोहरी होती है, उसमें डबल लेयर होती है। दोहरी मतलब डबल लेयर की होती है। थर्मस की दीवार दोनों साइड से डबल लेयर की होती है। इसमें इनके बीच निर्वात होता है, यानी कि इनके बीच हवा का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो निर्वात मतलब क्या हो गया कि इसमें हवा का प्रवेश नहीं हो सकता है, जिससे उष्मा का स्थानांतरण कम हो जाता है। अब हवा जाएगा नहीं तो उष्मा जो है न इधर जाएगा न उधर जाएगा। चालन, संवहन और विकिरण तीनों कम हो जाते हैं, क्योंकि हवा से ही सब चीज़ कंट्रोल होता है। इससे उष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए दूध देर तक गर्म रहता है। अगला सवाल है हम लोग का, पानी में रखी पेल्सिन टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? ये सभी अपना लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि पानी में रखी पेल्सिन टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए पढ़ते हैं। पेल्सिन से आने वाले प्रकाश की किरणें हवा में पानी में प्रवेश करती हैं। इस दौरान प्रकाश की दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आँख को पेल्सिन का वास्तविक स्थान अलग दिखाई देता है, इसी कारण पेल्सिन टेढ़ी नजर आती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश से परावर्तन के कारण नहीं होता। ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, इसको ध्यान में रखना है। और ये सवाल आ जाता है परीक्षा में कि गिलास में पेल्सिन देने पर वो टेढ़ी दिखाई देती है, जबकि पेल्सिन का ये
सही होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि वो इमेजिनरी जो है प्रतिबिंब जो बनता है वो अपवर्तन के कारण बनता है। आईना हमें सीधा प्रतिबिंब क्यों दिखाता है? तो आईना हमें सीधा प्रतिबिंब क्यों दिखाता है, चलिए देखते हैं। आईने में प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। आईने में नियमित परावर्तन, रेगुलर परावर्तन होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये आईना है, तो ये आईना है, आईना पर जो कोई लाइट आएगा तो वो निश्चित रूप से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में लौटती है, अगर इधर से आएगा तो वो इधर ही जाएगा, इससे वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। आईना वस्तु की दाएं बाएं स्थिति बदल देता है, लेकिन ऊपर नीचे की स्थिति वही रहती है। तो यही इसका सीधा और सिंपल जवाब हो जाएगा। पहाड़ों में आवाज गूंजती है। अब पहाड़ पर्वत सब में जाइएगा तो वहां आवाज गूंजती है, तो ध्वनि तरंगे पहाड़ों से टकराकर वापस लौट आती है। तो ध्वनि की तरंग जो है, अगर आपका ऐसे ही सोचिए, घर में रूम में अगर आपका रूम पूरा तरह से खाली है, छत का रूम है पूरा तरह से खाली है, तो आप जो इसमें जो आवाज़ कीजिएगा तो वो आपका गूंजेगा, इस रूम में भी आवाज़। लेकिन वही जगह पे अगर आपका रूम में पूरा सामान सब भरा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर आप आवाज़ कीजिएगा तो आपका आवाज़ गूंजेगा नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ध्वनि तरंगे पहाड़ों से टकराकर वापस लौट आती हैं। यह लौटी हुई ध्वनि हमें दोबारा सुनाई पड़ती है, इसे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। इको। अभी ध्वनि लौटने में कुछ समय लेती है, इसलिए आवाज़ गूंज के रूप में सुनाई देती है। तो तुरंत तो आवाज़ रिटर्न होता नहीं है, तो जो देरी के साथ जो आवाज़ सुनाई देता है तो हम तो बोल चुके हैं, लेकिन जो देरी के साथ आवाज़ सुनाई देता है उसी को इको कहा जाता है। खाली बर्तन अधिक आवाज़ करती है जबकि भरा हुआ नहीं करती है। तो खाली बर्तन में कंपन करने के लिए अधिक जगह होती है, हवा आसानी से कंपन करती है, इसी कारण से खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करती है। कंपन अधिक होने से ध्वनि तेज हो जाती है, भरे बर्तन में कंपन कम होती है, इसी कारण खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है। वैसे भी बहुत से लोग करते हैं कि जिनके पास कम बुद्धि है, कम ज्ञान है, तो वो ज़्यादा आवाज़ करता है। उसका मतलब यही है कि खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करती है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि खाली बर्तन क्यों ज़्यादा आवाज़ करती है, क्योंकि उसमें कंपन होती है। जैसे अभी आपको बताया कि खाली बर्तन में कंपन करने से अधिक जगह होती है कंपन करने के लिए, हवा आसानी से कंपन कर सकती है इसमें, इसी कारण से। बिजली का झटका खतरनाक क्यों होता है? तो अब बिजली का झटका खतरनाक क्यों होता है, चलिए देखते हैं। मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। बिजली का प्रवाह शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसमें मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, अधिक धारा हृदय को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए बिजली से सावधानी जरूरी है। तो बिजली जो है वो शरीर का अच्छा सुचालक है, ये वही चीज़ लिखा हुआ चालक है। अगला सवाल हम लोग का, गीले हाथों से स्विच छूना खतरनाक हो सकता है। पानी विद्युतीय का अच्छा चालक होता है। गीले हाथों से शरीर का प्रतिरोध कम हो जाता है, कम प्रतिरोध होने पर अधिक धारा बहती है, इससे झटका लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए कारण सूखे हाथों से इस स्विच को छूना चाहिए। अगला सवाल हम लोग का, कंपास हमेशा उत्तर दिशा क्यों दिखाता है? तो कंपास हमेशा उत्तर दिशा क्यों दिखाता है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कंपास की सुई भी एक छोटा चुंबक होता है। सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार घूमती है। इसका एक सिरा उत्तर दिशा की ओर स्थित हो जाता है, इसलिए कंपास उत्तर की ओर दिखाई देता है। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 20 है, जहाज पानी में डूबता क्यों नहीं है? तो जहाज पर पानी ऊपर की ओर बल लगाता है। अब देखिए, मान लेते हैं ये एक तो जहाज का जो डिजाइन जो बनाया जाता है वो डिजाइन ही अलग टाइप का होता है। उसका जो है ऐसा नहीं कि उसको गोल बना दिया जाता है, उसका जो है शेप कुछ इस प्रकार से होता है। जितना ज़्यादा जो है वो पानी के एरिया को कवर करेगा जहाज, उतना कम डूबेगा, डूबने का चांस रहेगा उसमें। तो जहाज पर पानी की ओर से बल लगता है। अब जो जहाज जो है अपना वजन के कारण, जहाज तो लोहा का होता है, तो अपना वजन के कारण जहाज अपना पानी में प्रेशर डालेगा, और न्यूटन के नियम के अनुसार जो है जितना बल ऊपर से लगेगा उतना बल नीचे से भी, इधर से भी लगेगा, पानी से भी लगेगा। तो जो नीचे से जो बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, अपने लोग पढ़े हुए हैं उत्प्लावन बल। जहाज पर पानी ऊपर की ओर बल लगाता है, इसे उत्प्लावन बल, ये जो पानी जो बल लगाया है, ये पानी जो बल लगाया इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। जहाज का आकार ही ऐसा होता है कि यह अधिक पानी को विस्थापित, विस्थापित मतलब ये पानी, जितना ज़्यादा पानी को हटाएगा तो पानी भी अपना जगह पाने के लिए प्रेशर डालेगा, तो यही इसी प्रेशर को उत्प्लावन बल कह रहे हैं। तो पानी भी अपना जगह पाने के लिए उतना ही प्रेशर डालेगा, तो जितना ज़्यादा पानी विस्थापित करेगा जहाज उतना बैलेंस में रहेगा। उत्प्लावन बल जहाज के भार को बराबर हो जाता है, इसी कारण जहाज तैरता रहता है। अगला सवाल है हम लोग का, नुकीली कील दीवार में आसानी से घुस जाती है। तो नुकीली कील
आसानी से इसलिए घुस जाती है क्योंकि अब मान लेते हैं कि ये इस तरह एक तो कील का डिजाइन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि ये मान लेते हैं कि कील है, ये जो है ये कील है। तो ये कील है, ये जो है इसको अगर हम इधर हथौड़ा से अगर कितनों इसको प्रेशर देंगे, इसमें कितनों न्यूटन का अगर फोर्स लगाएंगे इस पर, फिर भी ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये दीवार का जो है अधिक से अधिक क्षेत्र को, ये मान लेते हैं दीवार है, ये दीवार का अधिक से अधिक क्षेत्र को ये ले रहा है। जबकि इसी जगह पर यदि हम जो है कम क्षेत्र वाला कील को लेते हैं, कम क्षेत्र वाला जैसे ये है, इसको लेते हैं, तो ये इस पर अगर 10 फोर्स, यहाँ पर भी अगर 10 न्यूटन का बल लगाते हैं और यहाँ पर अगर 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो ये 10 न्यूटन में भी नहीं जा पाएगा, लेकिन ये 10 न्यूटन से कम में भी ये अंदर पूरा चल जाएगा। अब देखिए नुकीली कील का संपर्क क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ नुकीली कील का संपर्क क्षेत्र बहुत कम है। कम क्षेत्रफल पर जब बल लगाया जाता है तो दाब अधिक, प्रेशर अधिक हो जाता है। अधिक दाब दीवार की सतह को आसानी से भेद देता है, इसी कारण नुकीली कील आसानी से अंदर चली जाती है। यह दाब के सिद्धांत का दैनिक जीवन उदाहरण है। तो दैनिक जीवन उदाहरण मतलब डेली लाइफ में ये हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन पता नहीं था, तब पता हो गया होगा आप लोग। अगला सवाल है हम लोग का, प्रश्न नंबर 22 है, ऊंट के पैर चौड़े क्यों होते हैं? तो ऊंट का पैर चौड़े, ये तो नेचुरली है, फिर भी जान लेते हैं। ऊंट का वजन बहुत अधिक होता है। यदि उसके पैर पतले होते तो रेत में धंस जाता, और ऊंट है ही रेत पे ही चलने के लिए। चौड़े पेड़ से उसका संपर्क क्षेत्र, वही जैसे जहाज में था, इसका संपर्क क्षेत्र, चौड़े पेड़ से इसका जो है संपर्क क्षेत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी कारण से जो है इसमें क्षेत्र बढ़ने से प्रेशर कम हो जाती है, इसी कारण रेत पर आसानी से चल पाता है। अच्छा, इसका जो है एक दूसरा उदाहरण और भी देते हैं कि नहीं डूबने का। एक और उदाहरण दे देते हैं, जैसे ये ऊंट का चौड़े पैर के कारण जो है, इसका एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे रेल का पटरी के बीच में जो है वो स्लीपर एक होता है ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये क्यों बिछा जाता है? अब मान लेते हैं कि अगर एक ही रहता, ठीक है, या यदि नहीं रहता, यही रेल पटरी है, ये रेल पटरी, इस पे यदि रेल दौड़ती तो क्या होता है कि ये धंस जाता है, ये भी मट्टी के अंदर चला जाता है, ये भी मट्टी के अंदर चला जाता है। लेकिन इसके बीच में जो ये स्लिप दिया हुआ है, ऐसे स्लीपर जो दिया हुआ है हर जगह ऐसे ऐसे करके जो दिया हुआ रहता है, इसके कारण क्या होता है कि ट्रेन का जो प्रेशर है, यहाँ पर भी ट्रेन अगर सिंपल ऐसे चलती तो इस पर भी प्रेशर मान लेते हैं 10 न्यूटन का है। 10 न्यूटन का बल जो है ट्रेन लगा रही है पटरी पे, ठीक है। लेकिन वही जगह पर अगर ये स्लीपर बन जाता है तो यही 10 न्यूटन जो है ये सभी स्लीपर में न बढ़ जाएगा, तो अधिक से अधिक जगह कवर हो जाए। अभी क्या था, 2 ही पटरी पे था, अभी क्या है, पटरी वही है, लेकिन स्लीपर के कारण इसका जो है प्रेशर वो कम हो जाता है, तो दाब कम हो जाता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, पानी में गहराई बढ़ने पर दाब क्यों बढ़ता है? तो पानी में गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। देखिए, गहराई बढ़ने पर ऊपर मौजूद पानी का भार बढ़ जाता है, यह भार नीचे की ओर दाब बनाता है, इसी कारण पानी में गहराई पर दाब अधिक होता है। गहरे पानी में गोताखोर को अधिक दबाव महसूस होता है, यह द्रव का सामान्य नियम है। नीचे जाने पर जो है प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है। बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ की सतह बहुत चिकनी होती है, इससे जूते और बर्फ के बीच घर्षण बहुत कम होता है। घर्षण होगा तभी चल पाएंगे, और बर्फ इतनी चिकनी होती है उस पर चलना, इसी कारण से घर्षण ही नहीं होता है तो कैसे चला है? जैसे मैं अभी आप लोगों को सड़क पे या कहीं पर चलते हैं, तो उसमें होता क्या है कि चप्पल या जूता जो भी है उसके बीच और सड़क के बीच, दोनों के बीच घर्षण बल काम करता है और अच्छा से काम करता है, जबकि बर्फ पे ऐसा नहीं होता है। टाइल्स पे भी देखते होंगे बहुत लोग गिर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि टाइल्स और जो चप्पल या जूता जो भी लोग पहने हैं उसके बीच घर्षण बल अच्छा से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण कि वो फिसल जाते हैं। घर्षण बल कम होने से पैर फिसलने लगता है, इसी कारण संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है, इसलिए बर्फ पर धीरे धीरे चलना चाहिए। अगला सवाल है हम लोग का कि प्रश्न नंबर 25 है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जहाज लोहे का बना होने के बाद भी पानी पे क्यों तैरते रहता है? तो अभी ऊपर बताया आपको, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, लेकिन जहाज का आकार खोखला बनाया जाता है। इससे खोखला इसलिए बनाया जाता है कि पानी अंदर न घुस पाए, इससे जहाज बहुत अधिक पानी विस्थापित करता है। अब देखिए जहाज का डिजाइन ऐसे होता है, इस टाइप का होता है, और जहाज का वजन के कारण जो है यहाँ जितना पानी रहेगा पानी यहाँ से हटेगा, और जितना पानी हटेगा वो पानी क्या चाहेगा कि अपना जगह पाने के लिए न्यूटन का नियम के अनुसार कि जितना बल लगेगा उतना बल फिर से वो भी उधर से पानी भी मारेगा, जितना बल जहाज लगाएगा उतना बल ही पानी भी लगाएगा, जिसके कारण से फिर से अपना जगह पाने का कोशिश करेगा। उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, आप लोगों को पता है। पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल जहाज के भार के बराबर हो जाता है, इसी कारण जहाज पानी में तैरने लगता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे भी क्वेश्चन है और ये टोटल
4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तक अभी हम लोग 25 क्वेश्चनों को देखे हैं। आगे 3 सेट और होगा, 3 वीडियो और आएंगे, जिसमें कि 25 25 25 करके टोटल 100 क्वेश्चन है हम लोग के पास। दैनिक जीवन के, डेली लाइफ के, फिजिक्स से जुड़े टोटल 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चनों को अपना लोग देखने वाले हैं। अगर ये सभी क्वेश्चन क्या है कि दैनिक जीवन में अगर आप लोग को जानकारी में भी है तो कोई अगर पूछ दिया तो वहां पर आप लोग बता सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है 100 का 100 क्वेश्चन आप लोग दैनिक जीवन डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो और भी आते रहेगी। अगर कुछ भी आपको नया जानकारी है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।